सावित्री ने अपनी बेटी विद्या की शादी आकाश से कर दी। आकाश गुस्से का तेज था। उसे जब गुस्सा आता तो विद्या को बुरी तरह से अपनी बेल्ट से वो जूते से मारता। विद्या रोते हुए अपनी माँ को बताती और कहती कि राजीव भाई से कहो कि मेरे पति को मना करे, उसे थोड़ा डराएं। राजीव की पत्नी अपने पति को आगे नहीं आने देती कि आकाश ने अगर गुस्से में विद्या को तलाक दे दिया तो तुम उसके तलाक के जिम्मेवार बन जाओगे। जब राजीव ने अपनी बेटी की शादी की तो उसका पति भी उसको मारता। जब बेटी को मार पड़ी तो राजीव की पत्नी रोते हुए, मैं तो हैरान हूँ, इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया। राजीव ने तीसरी बार कहा तो सावित्री उसका मुंह देखने लगी। यह बात सच थी कि उसकी बेटी विद्या के लिए आज जो रिश्ता आया था वह अमीर लोग थे। लड़का भी हैंडसम, पढ़ा लिखा और अपने बिजनेस का मालिक था। यूं तो विद्या भी किसी से कम नहीं थी। बहुत संस्कारी लड़की थी, सुंदर इतनी थी जो भी उसे देखता और तारीफ के बिना न रह सकता। गरीबी और पिता के देहांत के बाद विद्या कपड़े सिलाई कर करके अपने कॉलेज की फीस दी थी और इंटर तक शिक्षा प्राप्त कर ली थी, लेकिन भाई ने आगे पढ़ने की अनुमति न दी तो सावित्री ने खामोशी से उसके लिए रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए। और आज जो रिश्ता आया था उसे देखकर तो वह खुद हैरान थी। अरे देर करने की जरूरत नहीं, विद्या के तो भाग्य ही खुल गए। इतना अमीर लड़का है। गाड़ी देखी थी, उसकी शीशे की तरह चमक रही थी। अपनी विद्या तो आज राज करेगी। जल्दी से उसे अपने घर का करो और उसके बाद अपनी बेटी का भी सोचो। विद्या की भाभी शालिनी ने कहा तो राजीव भी सोच में पड़ गया। झट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला हुआ और एक हफ्ते बाद सावित्री की बेटी विद्या ब्याह कर आकाश के घर चली आई। विद्या सहज पर घूंघट में बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। जब वह अंदर आया, यह नाखून पॉलिश क्यों लगाई है? मुझे सख्त जहर लगती है। वह लड़कियां जो इतना फैशन करते हैं, उतारो उसे अभी। और इसी टाइम आकाश ने गुस्से से कहा तो विद्या हैरान होते हुए खड़ी हुई। विद्या ने कप कपाते हाथों से अपनी नकली नाखून उतार दिया। आकाश ध्यान से उसे देखे जा रहा था। आज के बाद मैं तुम्हें इतने ज्यादा मेकअप में ना देखूं। मुझे ज्यादा मेकअप करने वाली लड़कियां पसंद नहीं। और मैंने सुना है कि तुम पढ़ने कॉलेज भी जाया करती थी, किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चलाया हुआ? आकाश ने शक भरे स्वर में कहा तो विद्या के ऊपर आसमान टूट पड़ा। उसने ऐसी बातों का तो सोचा ही नहीं था। कपकपाते स्वर में उसने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोच लिया। अगर मुझे कभी पता चला कि तेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर है तो तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। आंखें निकालते हुए आकाश कह रहा था। विद्या थर थर कांप रही थी। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि आकाश किस स्वभाव का इंसान है। अगली सुबह सावित्री उससे मिलने आई तो विद्या को बिल्कुल खामोश देखकर हैरान रह गई, जबकि शालिनी तो आंखें फाड़ फाड़ कर पूरे घर की सजावट देख रही थी। कितने अमीर लोग हैं यह विद्या, तेरा तो भाग्य खुल गई। ना तेरी शकल किसी काम की और ना तुझ में इतनी अकल है, लेकिन भगवान ने न जाने कैसे तुझे इतने अमीर घर में ब्याह दिया। शादी को तीसरा दिन था। विद्या बेखबर सो रही थी जब किसी ने उसके बालों से पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक दिया। विद्या घबरा कर खड़ी हुई, बालों में दर्द की लहर उठ रही थी। सामने आकाश खड़ा खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मैंने रात को कहा भी था कि सुबह मुझे नाश्ते जल्दी ऑफिस जाना है, अभी तक उठकर मेरा नाश्ता क्यों नहीं बनाया? घोड़े बेचकर सो रही है, तुझे आराम करने के लिए तो ब्याह कर नहीं लाया। आकाश ने चिल्लाकर कहा और साथ एक जोरदार थप्पड़ विद्या को दे मारा। विद्या कांपती नजरों से देखती रही। रात उसने जल्दी ऑफिस जाने का बताया जरूर था, लेकिन घर में कामकाज करने वाले कहीं नौकर थे। विद्या को अंदाजा न था कि नाश्ता उसने बनाना। वह गाल पर हाथ रख सिसकते हुए किचन की ओर चल आई। कमरे से बाहर निकल आई। किचन में जाकर उसने जल्दी जल्दी आकाश के लिए नाश्ता बनाया और बाहर ले आई। वह बार बार घड़ी देखते हुए नाश्ते का इंतजार कर रहा था। खड़े खड़े उसने चाय की प्याली उठाई और मुंह से लगा ली। यह क्या बनाकर ले आई हो? इतनी शक्कर तुम्हें माँ ने खाना बनाना नहीं सिखाया? गर्म चाय की प्याली उसने जमीन पर फेंकी तो चाय विद्या के नंगे पैरों पर जाकर गिरी। एक सिसकी उसके होठों से निकली। आकाश भगता जगता घर से निकल गया। सामने ही सोफे पर आकाश की माँ बैठी थी। वह तो यूं देख रही थी जैसे कुछ फर्क ही न पड़ा हो। विद्या से क्या लेती? वापस अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद सास ने आकर उसे कमरे से भी निकाल दिया। अंदर कमरे में सोई रहेगी तो घर के कामकाज कौन करेगा? मैं सारे नौकरों को निकाल दिया। आकाश को नौकरों के हाथ का बना खाना नहीं पसंद। आज से खाना भी तुम बनाओगी और घर के कामकाज भी तुम ही करोगी। सास ने कहा और अपने कमरे से चली गई। विद्या इतने बड़े घर को देखकर सोच रही थी कि कहाँ से सफाई शुरू करो, और जैसे तैसे करके उसने घर के काम निपटाना शुरू कर दिए। सफाई सुथराई करते ही उसे दोपहर के 12 बजे तभी उसका मोबाइल बजने लगा। विद्या ने कांपते हुए मोबाइल को देखा। आकाश की कॉल आ रही थी। उसने मोबाइल कान से लगाया। दूसरी ओर आकाश, मैं 15 मिनट में घर आ रहा हूँ, खाना तैयार होना चाहिए। आकाश की बात सुनते ही
विद्या के हाथ पैर फूल गए। उसने तो अभी तक खाना बनाया ही नहीं था। मोबाइल वहीं फेंक कर किचन चली आई और जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। लेकिन 15 मिनट में क्या हो सकता था। 15 मिनट के बाद आकाश की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। वह अंदर चला आया। विद्या के हाथ पैर फूल रहे थे। आकाश आते ही कुर्सी पर बैठा। विद्या को आवाज लगाई, खाना कहाँ है। उसके घर में घुसते ही था। विद्या काँप कर रह गई। वह मैं घर की सफाई कर रही थी, इसलिए खाना नहीं बना। बस थोड़ी देर रुक जाइए, अभी बना कर ले आती हूँ, विद्या ने कहा। लेकिन आकाश का चेहरा एकदम लाल पड़ गया, लेकिन वह कुछ ना बोला। विद्या उल्टे कदमों किचन में चली गई। चूल्हे पर रखे खाने के नीचे उसने आंच और तेज कर दी। कपकपाते हाथों से उसने 10 मिनट के बाद खाना लाकर आकाश के सामने मेज पर रखा, जो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किए बैठा था। खाना सामने रखकर विद्या खड़ी हो गई। आकाश ने एक नज़र खाने पर डाली। गरम गरम खाने में से भाप उठ रही थी। गरम दाल के प्याले को आकाश ने हाथ में पकड़ा और एक झटके से उसे विद्या की तरफ उछाल दिया। गरम गरम दाल विद्या के गाल और चेहरे को जला दी। उसके पैरों पर गिरी तो एक जोरदार चीख उसके होठों से निकल गई। आकाश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने आगे बढ़कर विद्या की चुटिया पकड़ ली। खबरदार, जो मुंह से एक आवाज़ निकाली, मुझे पहले ही शादी नहीं करनी थी, लेकिन माँ ने कहा कि गरीब परिवार की लड़की ब्याह कर लाती हूँ तो वह तेरी सेवा करेगी, लेकिन यह सेवा है तेरी के पति को समय पर खाना तक नहीं दे सकती। तुम जैसी औरतें तो बस मुंह काला कर सकते। आकाश चुटिया को झटका देता हुआ जोर जोर से विद्या को थप्पड़ मार रहा था। वह बेचारी बुरी तरह से सिसक रही थी। कुछ जल जाने का दर्द और कुछ अपने पति के हाथों मार खाने के दुख से विद्या थर थर काँप रही थी। आकाश ने इस पर बस ना किया। थप्पड़ मार कर उसके हाथों में दर्द होने लगा तो अचानक पलटा और उसने नीचे झुककर अपना जूता उतार लिया और धनाधन विद्या के सिर पर बरसाने लगा। तू जैसी लड़कियों का यही इलाज होना चाहिए। पति की सेवा करते हुए जान जाती है। 2 रोटियां बनाते हुए हाथों में कीड़े पड़ रहे थे। आकाश किसी साइको की तरह नहीं जाने क्या कुछ बोलता जा रहा था। विद्या को मारता। जब वह थक गया तो उसने उसे वहीं एक तरफ को धक्का दे दिया। विद्या बेहाल होते हुए वहीं गिर पड़ी। आकाश जैसे आया था वैसे उल्टे कदम चला गया। कुछ देर बाद विद्या को शायद उसे हैरत हो रही थी कि कितनी लड़ाई झगड़े के बाद भी उसकी सास कमरे से क्यों नहीं निकल थी। विद्या ने उठ चाहा। उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ी, जो आराम से अपने कमरे से निकलकर उसकी ओर आ रही थी। खबरदार, तूने इस सब के बारे में किसी को बताया तो पति और पत्नी पर गुस्सा करते ही है। अच्छे और संस्कारी औरतें खामोशी से सब सहन करते हैं, विद्या की सास ने पत्थर दिल बनते हुए कहा। तो विद्या हैरत से देखते रह गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए। थप्पड़ों जूतों से उसके चेहरे पर नील पड़ चुके थे। दया कान फटकर सूज गया था और कनपट्टी से भी खून बह रहा था। सर में तो इतना दर्द था, यूं लग रहा था कि सारे बाल उखड़ कर हाथों में आ गए। विद्या ने अपने 18 साल की जिंदगी में कभी इतना दर्द सहन नहीं किया। वह उल्टे पैरों दौड़ते हुए अपने कमरे में आई और फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन ज्यादा देर उसकी सास ने रोने भी नहीं दिया गया। शाम होने से पहले उसकी सास ने कमरे में चली आई। चल जल्दी से बाहर जा, आकाश के आने का समय हो रहा है। वह शाम के समय ताज़ा खाना खाता है, अगर उसे समय पर खाना नहीं मिला तो फिर सुबह वाला हाल करेगा। विद्या की आत्मा काँप उठी। वह अपनी चोटों का दर्द भुलाकर जल्दी से कमरे से निकल आई और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। शुक्र था कि इस बार आकाश के आने से पहले खाना तैयार हो गया। आकाश ने जब ताज़ा खाना अपने सामने देखा तो उसका मूड अच्छा हो गया। खाने के बीच उसने 1-2 बार विद्या की तारीफ भी की। रात को वह कमरे में आया तो यूं था जैसे उसने विद्या को कोई तकलीफ पहुंचाई ही नहीं हो, लेकिन विद्या को तो उसकी शक्ल से भी नफरत हो रही थी। मुझे अपनी माँ से बात करनी, विद्या ने कहा तो आकाश का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम बदल गया। उसने फ़ोन निकालकर सावित्री का नंबर मिलाकर विद्या के हवाले कर दिया। विद्या फ़ोन को कान से लगाए वह चाहती थी आकाश वहाँ से उठकर चला जाए, ताकि वह सावित्री को बता सके कि आकाश ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, लेकिन आकाश खड़े खड़े उसे घूरता हुआ उसके सामने बैठा रहा। विद्या ने मुश्किल से हाल चाल ही पूछा था कि आकाश ने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। सावित्री हेलो हेलो करती रह गई। आंटी, अभी हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, बाद में फ्री होकर आपकी इससे बात करवाता हूँ, आकाश ने मीठे स्वर में कहा। तो सावित्री खुशी से निहाल हो गई। कितना अच्छा दामाद मिला है। फ़ोन कट चुका था, जो मेरी बेटी का ख्याल रख रहा है, उसने सोचा। आकाश फ़ोन काट चुका था और अब उंगली उठाकर विद्या को धमकी दे रहा था। खबरदार, जो अपने घर वालों से किसी को बताए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विद्या आकाश की आंखों से घूरता उतरता खून देख रही थी। कुछ दिन चैन से गुजरे। विद्या ने कई बार आकाश की मिन्नतें की कि वह उसे मायके जाने दे, लेकिन आकाश एक साइको इंसान था। वह विद्या को खुश होते देख ही नहीं सकता था। इनकार कर दिया। शादी के 1 सप्ताह बाद विद्या की पुरानी चोटें कुछ कुछ ठीक हो गई थी।
हम उसने डरते डरते आकाश को फ़ोन किया कि रात के खाने में उसे क्या खाना है। आकाश और शायद दूसरी तरफ अच्छे मूड में था। उसने विद्या की खूब तारीफ की और कहा कि आज तो दाल चावल खाने का दिल चाह रहा है, इसलिए मेरे लिए अच्छे से दाल चावल बनाना। विद्या ने फ़ोन रख दिया और खामोशी से किचन में चली आई। दाल चावल की तैयारी करते हुए उसे साथ में कई काम बोले, कभी चाय बना दो, कभी दवा दे दो। हालांकि खुद आराम से वह लॉन्ज में बैठी टीवी देख रही थी। विद्या खामोशी से उनके सारे काम करते रही। उसे तो बस अब माँ बेटे से डर लगता था। आकाश का व्यवहार कभी तो बहुत अच्छा और कभी वह इतना गुस्से में आ जाता कि विद्या बेचारी सहम जाती कि किस पल उसका मूड बदल जाए। विद्या को कुछ खबर नहीं होती थी। उसने बहुत मेहनत से दाल चावल तैयार किए क्योंकि आकाश खाने में कोई कमी, छोटी सी गलती को भी बर्दाश्त नहीं करता। 8 के बजे के करीब आकाश घर में आए तो लगातार मोबाइल चला रहा था। उसने कोट उतार कर विद्या की तरफ तकरीबन फेंका और आदेश दिया, चाय बनाकर लाओ। विद्या खामोशी से पलट गई। चाय बनाकर वह लेकर आई तो आकाश अभी तक मोबाइल पर नजर जमाए बैठा था। क्या खाना नहीं बनाया जो चाय उठा कर ले आई हो? अकल कहाँ है तुम्हारी? पहले खाना खाऊंगा या अब चाय पी लो? उसने गुस्से से कहा। तभी विद्या कहा कि खाना तो तैयार, आपने खुद ही कहा था चाय लाने को। उसने कांपते हुए स्वर में कहा। आकाश खामोशी से मेज पर जा बैठा। विद्या लपक कर किचन में गई और जल्दी से खाना गर्म करके उसके सामने लाकर रखा। आकाश ने प्लेट में दाल निकाली और साथ में जैसे ही विद्या ने चावलों की प्लेट रखी वह एकदम भड़क उठा। चावल बनाने को किसने कहा था? आज दिन में भी चावल खाए, अब रात के समय भी चावल खा लूं? तुम्हारी अंदर अकल नहीं है क्या? तुम्हें पता नहीं कि 2 टाइम चावल नहीं खाता? कैसी पत्नी हो तुम? आकाश के चिल्लाने पर विद्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी सास वहीं पर बैठी थी। उन्होंने कहा, यह तो है ही काहिल और कमजोर लड़की, से समझ ही नहीं कि पति का दिल कैसे जीता जाता है। जल्दी से जा किचन में और रोटी बना कर ले आ। सास ने आदेश दिया तो विद्या उल्टे पैरों किचन में चली गई। जल्दी जल्दी रोटियां बनाकर वह लेकर आई तो आकाश अभी तक मोबाइल में ही व्यस्त था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। विद्या को आते देखकर उसने खुद को गंभीर बना लिया। विद्या ने रोटियां उसके सामने रखी। वह खाना खाने लगा। खाने के समय भी वह मोबाइल देखे जा रहा था। जैसे ही दूसरी रोटी खत्म हुई आकाश ने तीसरी रोटी के लिए हॉटपॉट में हाथ बढ़ाया, मगर विद्या ने तो सिर्फ 2 रोटी बनाई थी। आकाश का पेट तो भर चुका था लेकिन वह आदत से मजबूर था। जानकर उसने अपने सामने खाने के बर्तन उठाकर विद्या पर एकदम से फेंके और चिल्लाकर बोला, कमबख्त औरत, सिर्फ 2 रोटी क्यों बनाई है? विद्या कांप गई लेकिन आकाश गुस्से के साथ अपनी बेल्ट खोल रहा था। आज तुझे सही सबक सिखाता हूं। उसने बेल्ट खोली और विद्या के शरीर पर बरसाने लगा। बेल्ट की मार इतनी तेज थी कि विद्या को जहां जा पड़ती उसके होठों से एक चीख निकल जाती। वह माफिया मांगते रही और आकाश के आगे हाथ जोड़ती रही लेकिन आकाश को जैसे कोई दौरा पड़ गया था। वह पूरी ताकत से विद्या पर अपनी मोटी बेल्ट बरसाने लगा। मार मार कर जब थक गया तो वह एक तरफ को बैठकर हाँफने लगा लेकिन विद्या की हालत बुरी हो चुकी थी। उसके शरीर में जहां जहां बेल्ट का लोहे वाला हिस्सा लगा था वहां वहां से खून रिस रहा था और कई जगह नील पड़ चुके थे। आकाश का गुस्सा ठंडा हुआ तो वह आराम से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया लेकिन विद्या अब और सहन नहीं कर सकती थी। वह एकदम अपनी जगह उठी और बाहर की ओर भागी। उसके पास 1 रुपया भी न था लेकिन आकाश के बड़े से घर को छोड़ते हुए उसने 1 मिनट भी न सोचा। विद्या सड़कों पर भागते हुए लगातार रो रही थी। रुकी वह तब जब वह अपनी माँ के छोटे से घर के सामने जाकर खड़ी हुई। कांपते हाथों से उसने दरवाजा बजाया तो अंदर बैठी सावित्री और राजीव चौंक गए। इस समय कौन आ गया? सावित्री ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने खड़ी विद्या को देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। विद्या की हालत बुरी थी। सारा चेहरा नील और जख्मों से भरा था। हाथों से खून बह रहा था। अंदर आते ही वह सावित्री से लिपट गई और फुट फुट कर रोने लगी। राजीव और उसकी पत्नी शालिनी भी चले आए थे। सभी विद्या को इस हालत में देखकर हैरान थे। सावित्री तो खुद भी रोने लगी। माँ, मुझे अब उसके साथ नहीं रहना। आकाश इंसान नहीं जानवर और वह बात बात पर मुझे मारता पीटता है। विद्या अपने जख्म दिखाते हुए बुरी तरह से रो रही थी। सावित्री का तो दिल तड़प कर रह गया था मगर राजीव खामोशी खड़ा अपनी बहन को देख रहा था। पत्नी पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। इतनी मामूली सी बात पर तलाक थोड़ी ना करवाई जा सकती। इतने ऊंचे परिवार में तेरी शादी की और पहले ही बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला था। अब तलाक के बाद कौन तुझे पूछेगा? शालिनी बोली तो विद्या, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। आप राजीव भाई से कहे कि वो आकाश से बात करे। लड़ाई झगड़ा तो चलो ठीक है लेकिन मुझे इस तरह जानवरों की तरह मारता क्यों है? अभी तक फूट कर रो रही थी। राजीव कभी अपनी पत्नी को चेहरा देखकर कभी अपनी माँ का और बहन का उसे गुस्सा भी आ रहा था कि किस तरह एक आदमी ने उसकी बहन को मारा पीटा है। लेकिन इससे पहले कि वह घर से बाहर निकलता अचानक शालिनी ने उसके सामने आ गई और कहा, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? वह पति पत्नी का आपस का जाति मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर भगवान ना करे तुम्हारी बात पर गुस्से में उसे तलाक दे दिया तो कल को तुम्हारी माँ ही बोलेगी कि बहन का घर उजाड़ दिया। शालिनी ने समझाते हुए अपने पति से कहा तो राजीव ने कदम जमीन पर जकड़ गए।
सावित्री तड़प कर उठी और बोली, जाकर आकाश से बात तो करने दो, आखिर क्यों विद्या को मारते, विद्या में कोई कमी तो नहीं। सावित्री निकली, लेकिन शालिनी गुस्से में कहा, बस करो माँ जी, बजाय बेटी का घर बसाने के उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो। हम लोग पहले ही रुचिका की शादी को लेकर परेशान हैं, अब इसे घर में बिठा लेंगे तो रुचिका को कोई रिश्ता भी नहीं आएगा, सब समझेंगे जैसी बुआ है वैसी ही भतीजी भी होगी। शालिनी ने अपनी बेटी का नाम लिया तो सावित्री खामोशी हो गई। इस पल दरवाजे पर दस्तक हुई तो सभी ने चौंक कर मुड़कर देखा। दरवाजे पर आकाश खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं थी। अंदर आते ही उसने ऊंची आवाज में नमस्ते किया तो विद्या कांप कर मां के पीछे छुप गई। मेरा और मेरे पत्नी का जाति मामला फूट, मैं इसे ले जाने आया हूँ, आकाश ने विनम्र में कहा। विद्या ने घबराकर सावित्री के गले लग गई, लेकिन राजीव कभी अपनी जवान होती बेटी को देखकर अभी मामले को संभाल लिया। आखिर उसने हाथ पकड़कर कहा कि ठीक है, हमें आकाश की बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी अगर पति गुस्सा करता है तो विद्या को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, उसने कोई बदतमीजी की होगी। राजीव की बात पर विद्या फुट फुट कर रोती रही, लेकिन राजीव ने उसका हाथ पकड़ा और आकाश के हाथ में थमा दिया। अपनी पत्नी को ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम दोनों जैसी मर्जी रहो, राजीव ने कहा तो आकाश भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया और विद्या का हाथ थामकर घर से बाहर ले आया। बाहर उसकी शानदार गाड़ी खड़ी थी, उसमें विद्या को बैठे हुए उसके ओर पलटा। देखा तुम्हारे भाई ने क्या कहा, अब तुम मेरी जागीर हो, मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी करूँ, घर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि पति से पूछे बिना घर से बाहर जाने का नतीजा क्या होता है। उसकी बात सुनते ही विद्या कांप कर रह गई। उसे पता था घर पर वह उसके साथ क्या करेगा और उसके साथ वैसा ही किया। घर आते ही उसने एक बार फिर बेल्ट, जूते, थप्पड़ से विद्या को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। जब वह मार मार कर थक गए तो आराम से बिस्तर पर लेट गए। विद्या खामोशी से अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही। क्या कहती, आज भाई से मदद मांग कर तो उसने देख लिया, लेकिन भाई ने तो सख्त जवाब दे दिया। तभी विद्या ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। सावित्री देवी उसे फोन करती तो वह अब उसे कुछ नहीं बताते। आकाश का मूड एक दिन अच्छा होता तो अगले दिन वह उसे रूही की तरह धोने को रख देता। विद्या खामोशी से मार खाती रहती। उसे विश्वास था अगर उसने अपने भाई को शिकायत लगाई तो एक बार फिर वह उसे अपना घर बसाने का ही कहेगा। धीरे धीरे विद्या की शादी को 6 महीने गुजर गए। 6 महीने में वह सूख कर कांटा हो गई। आकाश हर समय उस पर शक करता। एक दिन वह घर आए तो उसके माथे पर बल पड़ा था। सुबह से तुम्हारा भाई फोन किए जा रहा है, पता नहीं उसे क्या परेशानी, यह लो भाई से बात करो। उसने मोबाइल विद्या के सामने फेंका और खुद भी सामने बैठकर राजीव की कॉल आ रही थी। विद्या ने फोन को कान से लगाया और दूसरे और उसका भाई बड़े अच्छे अंदाज में विद्या को बता रहा था कि उसने अपनी बेटी रुचिका की शादी तय कर दिया है, बढ़िया लड़का मिला है, अगले हफ्ते शादी है, तुम जरूर आना, राजीव ने कहा तो आकाश ने इतना सुनते ही फोन काट दिया और दाएं बाएं टहलने लगा। साथ साथ वह विद्या को बिना मतलब की बातें सुनाता, लेकिन उसे पता था अगर विद्या को नहीं भेजेगा तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए उसने विद्या को जाने की अनुमति दे दी। विद्या मायके आई तो घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। आकाश ने तो आने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन विद्या ने भतीजी की शादी में खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सावित्री उसे देख देख कर अंदर ही अंदर रोती रहती, लेकिन विद्या ने किसी को बात को उनके सामने नहीं आने दिया। रुचिका के ससुराल वाले बहुत अमीर लोग थे, मगर उसका दूल्हा कुछ अजीब सा था और कुछ ज़्यादा ही चुप था। लॉन में जयमाला के फौरन के बाद खाना खुल गया था। फेरों के बाद रुचिका को लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया। विद्या भी रुचिका के बराबर में बैठी थी, वहीं पर शालिनी और राजीव भी खड़े थे। अचानक रुचिका का दूल्हा उठ खड़ा हो बोला, खाना बहुत ही घटिया है। उसने टेबल पर पड़ी हुई खाने की चीज़ें उठाकर जमीन पर फेंक दी। कहा भी था माँ को इन 2 कौड़ी के लोगों से रिश्ता मत करो, पर माँ को तो सिर्फ रुपया पैसा बचाने की पड़ी रहती है। वह इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था कि सभी लोग दंग रह गए। राजीव तो फटी फटी नजरों से अपने दामाद को देख रहा था। राजवीर एकदम आगे बढ़ा, बेटा मैं तुम्हारे लिए किसी होटल से खाना मंगवा देता हूँ, उसने कहा, लेकिन उसके दामाद ने उसे जोरदार धक्का दिया और औकात देखिए, अपनी किसी होटल से खाना मंगवाने वाली है, यहीं ढाबे से दाल रोटी मंगवा कर मेरे सामने रख दोगे, तुम्हारी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं नजर आ रही, उसने कहा तो राजीव बुरी तरह से शर्मिंदा हुआ। लॉन में जैसे कोई तमाशा सा लग गया। विद्या भी शर्मिंदा से खड़ी हो गई। अचानक की दुल्हन बनी रुचिका उठी। उसे अपने बाप की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने धीरे से अपने पति से कहा, पापा के साथ इस तरह बात मत कीजिए, आपको जो खाना है बताइए, वह ले आएंगे। रुचिका ने सिर्फ इतना ही कहा था कि दूल्हा उसके ओर पलटा, और क्या जवान चलाती है, इतने लोगों के सामने मुझे सिखाने की क्या करना है। उसने दोनों हाथों से अपनी दुल्हन का गला पकड़ लिया। सभी लोग हक्का बक्का रह गए। फेरों को भी अभी मुश्किल से 1 घंटा हुआ था और लॉन में सबके सामने राजवीर ने दामाद ने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। राजीव तो अपने सीने को पकड़े बैठता चला गया। अपनी पत्नी शालिनी घबरा कर आगे बढ़ी और उसने दामाद से कहा कि छोड़ो मेरी बेटी को, अभी तो विदाई भी नहीं हुई और तुम इसे मार रहे हो। शालिनी ने कहा तो उसके दामाद ने एक जोरदार धक्का उसे भी दे दिया।
चल हट बुढ़िया, अब यह मेरी पत्नी और मैं इसके साथ चाहे वह जो भी व्यवहार करूं। तुम लोग बीच में आए तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। तलाक का धब्बा कितना बड़ा होता है पता है ना। वह जोर जोर से हंसा। सभी को अंदाजा हो रहा था कि वह कोई मानसिक रोगी है जिसकी झूठ बोलकर शादी करवा दी गई। उसे पता चल रहा था कि उसके साथ होता है। वहीं उसके भतीजे के साथ भी होने वाला। रुचिका का पति विदाई का शोर मचा रहा था। उसके घर वाले विदाई की तैयारी करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दुल्हन बनी रुचिका फूट फूट कर रो रही थी। तभी अचानक राजीव खड़ा हुआ। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी अभी, और इसी समय इसे तलाक दो। मैं जानता हूँ यह सब क्यों क्यों हुआ है। मैंने अपनी बहन का साथ नहीं दिया। उसका पति मारता पीटता था। वह शिकायत लेकर मेरे पास आती तो उसके तलाक के डर से मैं खामोश हो जाता। अगर मैं उसका साथ देता तो आज मेरी बेटी के साथ यह सब ना हो रहा होता। राजीव रोते हुए कह रहा था। सभी लोग चौंक कर उसकी बातें सुन रहे थे। रुचिका का पति ढूंढ लगे, अगर मैं इसे तलाक दूंगा तो दोबारा इसे कौन शादी करेगा। बूढ़ा सोच ले अगर। लेकिन राजवीर फैसला कर चुका था। उसने बारात से आए हुए लोगों से कहा और अपनी बेटी का तलाक कर लो। वह लोग गालियां निकालते अपने घर चले गए। राजू और शालिनी बुरी तरह से रो रहे थे। अचानक शालिनी आगे बढ़ी और उसने विद्या के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। जरूर तुम्हारी हाय है जो मेरी बेटी को लग गई। हमें माफ कर दो। जो तुम्हारे साथ होता वह मेरी बेटी के साथ हो तो मालूम हुआ कि तुम कितना दुख सह रही थी। शालिनी रो रही थी। विद्या की आंखों में भी आंसू आ गए। अचानक विद्या का मोबाइल बजा और फोन कर रहा था। राजीव ने मोबाइल उसके हाथ से छीना और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी ओर आकाश ने गाली देकर कहा, अपने भाई को बोल तुझे घर छोड़ जाए, मैं तेरा नौकर नहीं जो लेने आऊंगा। लेकिन जवाब में राजीव ने उसे जोरदार अंदाज में आगे बोलने से रोका। खबरदार, जो मेरी बहन से इस तरह की बात की मेरे घर आने की जरूरत नहीं। अच्छा तो यह है कि तू खुद इसे तलाक दे दे, सीधी तरह तलाक दे दे, वरना मैं पुलिस से रिपोर्ट करके तेरा दिमाग ठिकाने नहीं लगा दूंगा। उसके शरीर पर जो मौजूद नील के निशान बता देंगे कि तू कितना जालिम है। आकाश हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं आया कि विद्या इतनी आसानी से उसके हाथों से निकल गई। राजवीर और शालिनी विद्या को लेकर घर वापस आ गए। कुछ दिनों में दबाव से मजबूर होकर आकाश ने विद्या को तलाक दे दी। मगर विद्या बहुत खुश थी। उसे विश्वास था ऐसे इंसान के साथ रहने से अच्छा वह तलाक लेकर अकेले रह ले। कुछ ही समय के बाद एक शरीफ और अच्छे परिवार में उसकी शादी हो गई। जहाँ गुजरते दिन रात ने उसे बताया कि दुनिया में आकाश जैसे लोग हैं तो अच्छे लोगों की भी कमी